खूबसूरत पहाड़ों और आलीशान किलों का देश स्कॉटलैंड अपने वीर योद्धाओं के लिए जितना मशहूर है, उतना ही अपने संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। इंग्लैंड के इस छोटे से पड़ोसी देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। कैलेंडर, एनसाइक्लोपीडिया, फ्रिज, साइकिल और जीवन को आसान बनाने वाली कई चीजें यहीं के लोगों ने इजाद की हैं। यूनाइटेड किंगडम के इस राज्य ने संगीत की दुनिया को भी एक नायाब तोहफा दिया है और वो है बैगपाइप वाद्य यंत्र का आधुनिक स्वरूप। स्कॉटलैंड का ये बाजा कालांतर में अंग्रेजों के साथ भारत पहुंचा। जब स्थानीय कलाकारों ने इस पर गढ़वाल और कुमाऊं की लोक धुनें आजमाई तो लगा कि बैगपाइप इन्हीं धुनों के लिए बना है। ये बाजा आज समूचे उत्तराखंड में मांगलिक अवसरों की शान और पहाड़ की पहचान बन चुका है। आलम यह है कि जब प्रवासी पर्वतीय लोगों को इसकी स्वर लहरियां सुनाई देती हैं, तो उनके ज़हन में पहाड़ आकार लेने लगते हैं। आखिर इस बाजे में ऐसी क्या विशेषता है कि ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति में रच बस गया। दरअसल दुनिया भर के जनजातीय और लोक समाजों के संगीत में आश्चर्यचकित कर देने वाली समानता सुनने को मिलती है। संगीतविद और कला मर्मज्ञ डॉक्टर ममता सिंह। संसार का जो लोक है वो एक है, चाहे वो कहीं के वाद्य हैं, चाहे वो कहीं का गीत है, नृत्य है, तो उन सब में कहीं ना कहीं एक समानता है। और स्कॉटलैंड के इस बैगपाइप ने उत्तराखंड में अपनी जमीन जिस तरह से बनाई है और जिस तरह से ये लोक संसार तक रच बस गया, तो वहां उसने यही साबित किया कि जब उसको अपना परिवेश मिलेगा, जिस वाद्य को, जिस गीत को, जिस नृत्य को अपने जैसा, अपने घर जैसा वातावरण जहां मिलेगा, तो वो अपनी जगह बनाएगा। वरिष्ठ कवि और उत्तराखंड की संस्कृति के जानकार लीलाधर जगूड़ी। सारी पृथ्वी पर लोक जीवन एक तरह से सोचता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग तो जब पानी का झरना आता है वहां गाना गाते हैं, उसको तानपुरा समझ के आपको मन चाह गाना गा रहे हैं। ये प्रकृति की देन है और प्रकृति स्कॉटलैंड की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे हर्षिल की हो, चाहे गंगोत्री की प्रकृति हो, मैं समझता हूँ भूगोल में प्राकृतिक गुण समानांतर कुछ फैले हुए हैं। उत्सव के क्षण सारी दुनिया में है, वो किसी भाषा के मोहताज नहीं है, वो मनस्थिति के मोहताज है। उत्तराखंड का जो एक सरल और एक सहज, आप कहेंगे, लोगों का एक जो स्वभाव है ग्रहण करना, तो शायद मुझे कहीं लगता है वो एक भाव भी इसके पीछे है कि हमने उसे बहुत ही दिल से उसको अपनाया। हमारे यहाँ हृदयंगम करने वाले स्वरों की बहुलता बहुत है। आत्मस्थ होना, संगीत भी आत्मस्थ होने का एक तरीका है। भारतीय संगीत तो ऐसा है कि वो हर संगीत को आत्मसात कर सकता है और उसको दे भी सकता है कुछ। बैगपाइप का इतिहास बहुत पुराना है। इसके पूर्ववर्ती वाद्य यंत्रों के साक्ष्य ईसा से 2500 वर्ष पूर्व से मिलने आरंभ हो जाते हैं। मिस्र की पुरातन सभ्यताओं के अवशेषों से मिले हॉर्न पाइप को इस वाद्य यंत्र का शुरुआती नमूना माना जाता है। एकल पाइप वाला ये बाजा जानवर के सींग से बनाया जाता था। रोमन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक बैगपाइप के उपयोग के साक्ष्य लगभग नहीं के बराबर हैं, किंतु 13वीं शताब्दी तक ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तक पहुंच गया। 14वीं शताब्दी के ब्रिटिश वास्तु
और शिल्प कला के जरिए ये पता चलता है कि उस दौर में बैगपाइप अपने कई रूपों में विद्यमान था। शेक्सपियर कृत द मर्चेंट ऑफ वेनिस में उस जमाने के विभिन्न प्रकार के बैगपाइपों का उल्लेख है। सेना बैंड से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट भास्कर सिंह रावत। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में आम लोगों के लिए कई प्रकार के बैगपाइप थे उस टाइम बुलाए। ऐसा उन्होंने अपने द मर्चेंट ऑफ वेनिस में उल्लेख किया हुआ है। शाही दरबारों के लिए ही इसका यूज होता था। बहुत उसमें खामियां भी थी उस टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाकर के इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। लेकिन 13वीं से 16वीं शताब्दी के बाद जब महारानी विक्टोरिया ने अपनी रेजिमेंट खड़ी करी, सिंगल पाइप को क्या करा, उन्होंने पाइप बैंड में तब्दील कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या करा कि 9 पाइपर रखे एक बैंड के अंदर, 9 पाइप और 5 साइड ड्रमर, 2 टेनर ड्रमर, 1 बास ड्रमर और 1 बैंड मेजर। स्कॉटलैंड में भी बैगपाइप बाहर से आया था, किंतु इसे यहां अपार लोकप्रियता मिली और देखते ही देखते ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र बन गया। बहुत अधिक प्रचलन के कारण स्कॉटलैंड में इसका उत्तरोत्तर विकास हुआ। बैगपाइप के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने का श्रेय स्कॉटलैंड को ही जाता है। 18वीं सदी के अंत तक बैगपाइप ब्रिटिश सेना में शामिल हो चुका था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के बाद मित्र देशों के अभियान बलों के कमांडर के रूप में जनरल पर्शन को नियुक्त किया गया। उनका मानना था कि अपने सैनिकों के मनोबल को बनाए रखने में सैन्य बैंड का बहुत महत्व है। इसी उद्देश्य से उन्होंने फ्रांस में एक बैंड स्कूल की स्थापना भी की। इसमें बैगपाइप भी सम्मिलित था। जहां तक भारत का प्रश्न है तो यहां 1813 में कर्नल फोर्ट सेंट जॉर्ज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंटों में सैन्य बैंड के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीय सेना की प्रत्येक रेजिमेंट के पास अपना सैन्य बैंड उपलब्ध था। भास्कर सिंह रावत। अंग्रेज ही पाइप बैंड को यहाँ पर लाए थे और उन्होंने यहाँ पर फिर इंडिया के जवानों को ट्रेन किया, फिर उनको नौकरियां दी। डॉक्टर ममता सिंह। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के माध्यम से ये हमारे यहाँ ज्यादा पहुंचा, जो कि हमारे गढ़वाल के कुमाऊनी सैनिकों ने भाग लिया उन विश्व युद्धों में। हम जानते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड भूमि है वो सैन्य भूमि है, वीरों की भूमि है। तो जब सैनिकों के माध्यम से वो वाद्य घरों तक पहुंचा, चाहे वो मांगलिक उत्सव हैं, लोक उत्सव हैं, वो उसमें बजता रहा, लगातार बजता रहा। और हमें जानते हैं कि जब कुछ अच्छी और सच्ची बातें हों, चाहे वो अच्छी और सच्ची धुनें हों, जितनी बार हम दोहराते हैं तो वो कहीं हमारे अंतर्मन में बसती है जाके। बैगपाइप को उत्तराखंड में वही परिवेश मिला जिस परिवेश में यह विकसित हुआ था। स्कॉटलैंड और उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता में अद्भुत साम्य है। पहाड़, झरने, नदियां और जंगल मिलकर एक जैसे तिलस्म की रचना करते हैं। मशक बीन या बैगपाइप के पॉपुलर होने में जो सबसे बड़ा एक कारण मुझे लगता है वो ये लगता है कि जब अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ थी तो क्योंकि जो ये माहौल उनको मिला वो उन्हें अपने देश की याद दिलाता था, वो तमाम चीजें उनको यहाँ दिखाई दी, तो शायद वो जो एक अपनेपन के भाव से उन्होंने यहाँ उसको फैलाने में एक अपना योगदान दिया। तो उसी तरह से यहाँ के लोगों ने भी शायद उसको अपनाया, उसी स्नेह के साथ। शादी बारातों में मशकबीन की धुन पर लोगों ने थिरकना शुरू किया तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ने लगी। डॉक्टर लीलाधर जगूड़ी। इस बाजे की वजह से जो मुझे लगता है कि ये जब यहाँ आया तो शादियों का स्तर भी बदला, मिजाज भी बदला और लोकगीत उसमें शामिल हो गए। ये भी अनूठा संयोग है कि मशकबीन भारत में मार्शल बैंड के अंग के रूप में आया था
और कुमाऊं के युद्ध नृत्य छोलिया का अभिन्न हिस्सा बन गया। यहाँ के लोकगीतों में, गढ़वाल के लोकगीतों में रासो परंपरा पहले थी और रासो परंपरा में छोलिया का विकास हुआ। और छोलिया जो है वो एक तरह का युद्ध नृत्य है। अब युद्ध में तो लड़ाई होती है, नृत्य कहाँ होता है। जब लड़ाई हार जाते हैं, जब लड़ाई जीत जाते हैं, तो उसकी स्मृति में आप उसका नाच गाना करते हैं। लड़ाई की प्रतीति और उसकी अनुभूति प्रतीकात्मक रूप से आपको दिलानी होती है जब किसी को, तो तब आप उन चीज़ों को ला करके पेश करते हैं। स्कॉटिश बैकपाइप आज भारत में मशक बाजा और मशक बीन नाम से जाना जाता है। मशक एक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है मवेशी की खाल से बना थैला। लीलाधर जगूड़ी। ये शब्द आया, जो सफाई कर्मी होता था उस समय का, वो एक चमड़े का थैला लिए चलता था और उसमें पानी भरता था और उससे सफाई करता था, उसको मशक बोलते थे। डॉक्टर ममता सिंह। चमड़े से उसको हम बनाते हैं और 5 उसके पाइप हैं। इनमें से एक पाइप के जरिए चमड़े की मशक में फूंक मारकर हवा भरी जाती है और जो उसका जो छिद्र वाला भाग होता है उसे दोनों हाथों की उंगलियों से हम नियंत्रित करते हैं, जबकि कंधे पर जो रखे अन्य 3 पाइप हैं उनसे एक संगीतमय ध्वनि निकलती है। छिद्र वाले बांसुरी नुमा पाइप को चैंटर कहा जाता है। भास्कर सिंह रावत। चैंटर बैक पाइप का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो थोड़ा पतला और लंबा होता है। इसमें 9 छेद होते हैं जिनको हम सरगम या नोट्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं चैंटर से साउंड निकलता है। 3 पाइप कंधे पर रखे जाते हैं। इनमें से 2 टेनर्स ड्रोन और 1 बास ड्रोन होता है। बास ड्रोन यानी भारी आवाज निकलती है इससे, क्योंकि जो सुर चैंटर से निकलते हैं उसकी कॉम्बिनेशन के लिए एक कॉर्ड होता है। जैसे गिटार में कॉर्ड बजाते हैं ना, तो गाने को खूबसूरती देने के लिए ये बेस पाइप को बनाया गया है। टेनर्स ड्रोन से अपेक्षाकृत तीखे स्वर निकलते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो ये ड्रोन चैंटर के लिए तानपुरे का सा कार्य करते हैं। पर्वतीय लोग जब पहाड़ चढ़ते या उतरते हैं तो सामान को सहजता से कंधे पर रख लेते हैं। मशक बीन को भी पर्वतीय लोगों ने इसी सहजता से स्वीकार किया है। पहाड़ पे देखेंगे बहुत सारी महिलाओं को कि जो सामान उठाते हुए कितने बड़े बड़े वजनों को, भारी से भारी चीजों को कितनी सहजता के साथ वो लिए चली जाती हैं। तो ये शायद कहीं ना कहीं एक वो आसान था उस वाद्य को बजाना। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से बैक पाइप बजाते हैं उनमें फेफड़ों से संबंधित बीमारी की संभावना कम हो जाती है। 5 से 10 मिनट तक बैक पाइप बजाना 2 किलोमीटर जॉगिंग करने के बराबर होता है। इसके उलट पर्वतीय लोगों के अपेक्षाकृत बड़े फेफड़ों के कारण भी उनके लिए मशक बीन बजाना आसान रहा होगा। भास्कर सिंह रावत। आर्मी में भर्ती रैली होती है तो उसमें हमारे गढ़वाल के जो पुराने ऊपर के बुग्याल साइड के हैं, चमोली साइड के हैं, उत्तरकाशी, वो जो बर्फीले स्थान के हैं, उधर के लड़के जो भर्ती होने आते हैं, तो हमने ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया है जब रेस होती है तो उसमें हमारे गढ़वाल के बंदे सबसे आगे आते हैं जो गांव देहात के हैं। दौड़ में ही पता लग रहा है कि स्टेमिना उनकी कितनी अच्छी है। उनका सांस नहीं फूलता जल्दी, कम ऑक्सीजन में भी दौड़ सकते हैं वो। ग्राम कांडी के गमाली मिस्त्री बहुत अच्छे मशकबाज हैं। उनका मानना है कि बांसुरी से मिलता जुलता वाद्य यंत्र होने के कारण ही मशक बीन उत्तराखंड में इतना लोकप्रिय हुआ होगा। मैं पहले हल्की बांसुरी जानता था, तो हल्के फुल्के बांसुरी के स्वर और इसके स्वर लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन बांसुरी का एक ही स्वर होता है, एक सर बजती है। इसमें 2 सर होते हैं, एक इसका ड्रोन होता है पीछे वाला, आगे चेंटर होती है सहनाई। बांसुरी एक ऐसा लोकवाद्य जिसे कि भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है, और आज भी आप कुमाऊं और गढ़वाल की होली सुनेगा तो उसमें कृष्ण की ही होली है। तो कृष्ण से जुड़ा होना भी उसके साथ निकटता है
और इसके अलावा जिस माध्यम से उसको बनाया जाता है उस माध्यम का उपलब्ध होना भी एक हमारे लिए उत्तराखंड के लोक संगीत के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि बांसुरी को यहाँ पे एक खास वाद्य बनाया गया। और जब बांसुरी के साथ मशक बीन ने बजना शुरू किया तो वहाँ भी आप उसको हवा के माध्यम से बजा रहे हैं, वहाँ भी आप उसको हवा के माध्यम से बजा रहे हैं। पहाड़ में मैंने कई बार मतलब कार्यक्रमों के जरिए भी देखा और लोगों से मिलते हुए भी देखा, तो वहाँ मैंने बांसुरी बजाने वालों को भी सुना और मशक बीन बजाने वालों को भी सुना और मेरी दोनों से बातचीत भी हुई। तो उनका कहना ये था कि ठीक है ढोल दमाऊ बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, लेकिन जैसे ही बांसुरी की धुन शुरू होती है तो वो जो मशक बीन बजाने वाला है उसके अंदर से एक भाव जैसे जगता है कि हाँ इस धुन के साथ उसको कनेक्ट होना है। तो मुझे लगता है कि दोनों का सम्मिलन उत्तराखंड के लोकगीत का बहुत बड़ा एक आधार है जिसके माध्यम से वो अपने सुरों के संसार को सजाता है। मशक बाजा उत्तराखंड में आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि देश में सबसे अच्छे मशक बीन उत्तराखंड के पास ही बनते हैं। बहुत सारे जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ तो मत कहिए, आप उनको कहिए कि बजाते आ रहे हैं, परंपरा है उनकी बजाने की, जिनमें से मंगलदा जो हैं या पुष्कर राम हैं या निहाल सिंह हैं या राधेराम पवार है एक व्यक्ति जो कि गढ़वाल के रहने वाले, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि लोग तो कहते हैं कि भाई सियालकोट या पाकिस्तान का जो है सबसे अच्छा मशक बीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो वहाँ हैं, लेकिन भारत में मेरठ और जालंधर को माना जाता है कि वहाँ बहुत अच्छे मशक बीन बनाए जाते हैं। आज बाजार में खासकर प्रदेश के शहरों में पारंपरिक कलाओं के पारखी मौजूद हैं। उनके पास पर्याप्त धन भी है, किंतु विपणन रणनीति से बेखबर मशकबीन कलाकार सुदूर गांव में अलग थलग पड़े हैं। नए अवसरों की कमी के चलते सिर्फ शादी ब्याह में मशकबीन बजाकर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। इन कलाकारों ने लोगों को अपनी सुरीली धुनों पर थिरकने को मजबूर किया है। इन्होंने हर किसी को कभी न कभी आनंद के पल बांटे हैं, किंतु फिजा में मिठास घोलने वाले इन कलाकारों के प्रति हमारा रवैया उपेक्षापूर्ण रहा है। अभी अगर हम वर्तमान में जो परिस्थितियां मशकबीन बजाने वाले कलाकारों के साथ हम देखते हैं तो वो थोड़ी सी निराशा पैदा करती हैं कि जिस तरह से सरकारों ने उन्हें जितना संरक्षण देना चाहिए था वो संरक्षण उन्हें कहीं मिला नहीं। बहुत सारे जो ऐसे बड़े आयोजन होते थे पर्यटकों के लिए या बाहर से जो भी हमारे रहने वाले हैं आने वाले हैं उन लोगों के लिए होते थे, तो वो आयोजन कम होते चले गए जिनमें वो कलाकार प्रतिभाग करते थे। तो उनके ना होने की वजह से भी उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई जिसकी वजह से उसको बजाना छोड़ना भी चाह रहे हैं। तो वो वाद्य जो इस वक्त हमारे उत्तराखंड लोक संगीत की एक पहचान भी है, तो उसको बनाए रखने के लिए सरकारों को शायद बहुत ज्यादा प्रयासों की जरूरत है। प्रशिक्षण और नवोन्मेष के अभाव में आज मशकबाजों की स्थिति दयनीय है। सरकार और सांस्कृतिक संस्थाओं का दायित्व है कि वो इस कमी को पूरा करें। लीलाधर जगूड़ी और जो हमारे ये कलाकार हैं वो भी इनके प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं है। वो हिस्ट्री जानते ही नहीं है, वो सिर्फ धुन जानते हैं, थोड़ा बहुत कर लिया है। लेकिन इसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। वर्कशॉप रखो ना, उस विद्वानों को बुलाओ और उन तमाम असफल और सफल कलाकारों को बुलाओ, उनके थोड़ा मंतव्य सुनो क्या है, क्या वो जानते हैं, तो शायद उद्धार हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि निराश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये है कि थोड़ी सी भी आशा अगर है तो उससे दिया जलाया जा सकता है। आशा की किरण बस ये दिखाई देती है मुझे डॉक्टर ममता सिंह कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली बार कला को एक मुख्य विषय माना गया, उसको ऐच्छिक विषय से हटाकर उन्होंने कहा मैं नहीं, जो कला है किसी भी बच्चे के लिए उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और जब आप कहते हैं कि संस्कृति का संरक्षण करना है, लोक संगीत का संरक्षण करना है, तो जब हमारे जो बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, वो कला विषय के महत्व को ही नहीं समझेंगे तो संरक्षण और संवर्धन की बातें आप छोड़ दीजिए। तो अभी
फिलहाल जो एक स्थिति है वो एक अच्छी सी स्थिति दिखाई देती है कि जहाँ प्राथमिक स्तर से ही संगीत है, पेंटिंग है, डांस है, ड्रामा है, उसको एक ऐसा विषय बनाया गया कि बच्चा जिस विषय में उसे रुचि है वो उसको पढ़े। और इसके साथ साथ मैं यहाँ इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने जोड़ा है कि इस संगीत में या कला में जो स्थानीय आपकी कला है, यानी जो आपकी लोक कला है, लोक संगीत है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक उसका ही होना आवश्यक है। आप अपने स्थानीय कलाकारों के बारे में जानेंगे, ये उनको बताना है, चाहे आप एक्ट करके बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री के जरिए बता रहे हैं, यानी छोटे बच्चों को भी अपने लोक संसार से अवगत कराना है। तो ये मुझे एक महत्वपूर्ण तथ्य लगता है कि शायद जो हम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मशक बीन बजाने वाले हमें मिले ना, और वो जो सुरीली धुन हम पहाड़ी वादियों में सुनते आ रहे हैं और जिसके हम शायद आदी हो गए हैं अपने मांगलिक अवसरों पर, कि उसके बिना शायद शादियां ही संभव ना हो, ऐसा गाँव में माना जाता रहा है कि ये बजाने वाले नहीं है तो शादी का कुछ कमी रह गई, कुछ आनंद कम रह गया। तो इसके लिए ज़रूरी रहेगा कि हम, सरकार भी इसके लिए जागरूक करे और इसके संरक्षण के लिए हमारे युवा तत्पर हों, और इसके संवर्धन के लिए हमारे जितने सांस्कृतिक विभाग हैं या संस्कृति से जुड़े भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के जितने भी आयाम हैं, प्रकल्प हैं, वो सभी मिलकर जब एकजुट होकर काम करेंगे तो शायद जिसे हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का, लोक संगीत का कि महत्वपूर्ण वाद्य मशक बीन, बैकपाइप, उसे हम जिंदा रख पाएंगे। पुजार गांव टिहरी के सोहन लाल ने मशक बीन कलाकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने और इसे लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सफल प्रयोग किया है। उन्होंने कई साजिंदों का समूह गठित किया और बाजार की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें कार्यशालाओं के माध्यम से गहन प्रशिक्षण दिया। इस समूह से जुड़े लोगों की आय आज अच्छी खासी है। मैं पहले भुवनेश्वरी महिला आश्रम में कार्य करता था। वहाँ पे एक वर्कशॉप हुआ, ढोली रहेगा, ढोल बजेगा, बहुत बड़ा। तो मैं वहाँ पे संचार ग्रुप में काम करता था। तो वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जो जैसे नैन सिंह नेगी और बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने कहा यार ढोल को कैसा जीवित किया जाए। तो अकेला ढोल दमाओं से कुछ नहीं होता है। फिर 1 महीना का वर्कशॉप यहाँ हुआ, रीच वालों ने किया, वहाँ पे हम थे। तब तक दिमाग में नहीं था कि ग्रुप क्या है। मैंने सोचा यार हम खुद इनको जानते, ढोल बजा के जानते हैं, मशक वाले हैं हमारे साथ। तो मैंने जो है उसी समय एक ग्रुप बनाया 6 लोगों का, ढोल, दमाव, मशक बीन और रणसिंगा। अब ये ग्रुप हमारा करीबन 40-45 लोगों का है। सोहन लाल का मानना है कि यदि कलाकार बाजार की मांग को समझते हुए ठेठ पारंपरिक कला का प्रशिक्षण लें और संगठित होकर स्वयं अपनी मार्केटिंग करें तो इसके बहुत सुखद परिणाम मिल सकते हैं। बिल्कुल फायदा ये है कि अगर ग्रुप बजेगा पूरा तो लोग समझते हैं। जैसा किसी ने शादी में बुला दिया, 8 लोग चाहिए, 10 लोग, हमने उनकी ड्रेस बनवाई और अपना ढंग थोड़ा एक बदला। पहले क्या होता था कि मशक कहीं और बज रहा है, ढोल वाला कहीं और जा रहा है, तो लोग केवल मशक सुनते थे, ढोल तो सुन ही रहे। हमने उस पर ध्यान दिया। हमने एक वर्कशॉप किया भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने। हमने फिर अपने गाँव में मैंने कहा यार इनको अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 10-12 लोग बैठे और थोड़ा प्रैक्टिस किया कि अरे मंगल धुन बजाओ, ढोल में बजाओ। और अब ढोल में बड़ा ही बजती तो मंगल, तो अब हम मंगल धुन रिदम में बजाते हैं तो लोग समझते हैं यार आए हाँ पैसा है। पर वो अगर दिमाग से काम करेगा और वो धुन पकड़ेगा, आपके सामने एक धुन बज गई पूरे रिदम के साथ, तो सुनने वाले तो 1000 आ जाते हैं। पर सुनाने वाला चाहिए, उसकी प्रस्तुतिकरण ढंग, चाहे वो शादी में चाहे चौराकर्म में, उसको सही हिसाब से कि मैं क्या, मेरे पास कौन सा वाद्य यंत्र है और मैंने किस ढंग से लोगों को बीच में रखना है, तब तो ये आगे जाएगा। ऐसा नहीं है हम नहीं करेंगे दूसरा करेगा। आने वाली पीढ़ी तो इसको जरूर कर, क्योंकि इसमें अब पैसा भी हो गया। लोक संस्कृति के संरक्षण को लेकर कुछ लोग नई पीढ़ी को अक्सर कोसते हुए मिल जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिनके आधार पर
ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के प्रति बहुत गंभीर है। न जाने कब कौन युवा किसी स्टार्टअप या सृजनात्मक पहल के माध्यम से इन कलाकारों की दशा बदल डाले। उम्मीद है कि जब तक पर्वतों पर वृक्ष खड़े हैं, जब तक नदियों में कल कल करता जल बह रहा है, जब तक जीवन शेष है, तब तक मशक बीन की सुरीली धुनें इन वादियों में गूंजती रहेंगी।